जिस तरीके से मैं खैर उसको डायरेक्ट पाकिस्तान तो नहीं ले जाना। 2016 में इंडियंस नहीं थे वहां पे, और इस दफा उन्होंने अपनी हिकमत अमली के जरिए उन्होंने दोनों पार्टीज को टेक ओवर कर लिया। लेकिन इसका जवाब सबसे पहले तो मैं ये देना चाहूंगा, जो जवाब आपने बताया कि नस्ली फसादात, सितंबर 11 हुआ है यहाँ पे। सितंबर 11 के सारे हाईजैक जो थे वो मुसलमान थे, नंबर वन। यह आपको ये बताना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की प्रेजेंस इन वॉशिंगटन डीसी। मैं बड़ी दफा कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन डीसी में एटलीस्ट 50 साल पीछे है, और मैं ये नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न मार के चाइना ब्लॉक में चला गया, जो कि मेरे ख्याल में वाइज नहीं है। आज मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन अमेरिका में 80s में सेटल हो गए थे, और जो रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका की, जिसके इस वक्त हुकूमत है अमेरिका के अंदर, उसके जो हैं वो मेंबर हैं। और 2016 में उन्होंने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में खिताब भी किया था, जहां पे रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके टॉप लीडरशिप जो है उसने भी खिताब किया था। और सर मोहब्बतें आपकी, शुक्रिया सो मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन चोर साहब। और नॉट ओनली मैं अगले, बल्कि आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी एक हफ्ता पहले ये वेंट टू द व्हाइट हाउस अगेन, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने टिकट एक्सेप्ट किया रिपब्लिकन पार्टी का। कि मैं इसको अदरवाइज भी लेता हूं कि किसी और पाकिस्तानी को भी आना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सारे अपने तमाम एग्स जो एक बास्केट में डाल देते हैं, वो अच्छा नहीं है। और मैंने जो एक और चीज देखी है कि 2016 में इंडियंस नहीं थे वहां पे, और इस दफा उन्होंने अपनी हिकमत अमली के जरिए उन्होंने दोनों पार्टीज को टेक ओवर कर लिया। लेकिन क्या किया उन्होंने? देखिए, एक अमेरिकन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि जब वो इलेक्शन जीत के व्हाइट हाउस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नाउ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अमेरिका, आई एम बाय पार्टिसन। इनडायरेक्टली उसका मतलब ये होता है कि अब मैं अपना मैंडेट नहीं डिलीवर करूंगा। वो जो स्पीचें दे के आता है एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन पे, फिर वो हाइबरनेशन में चला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की है। उन्होंने अपना मैंडेट डिलीवर किया पिछले 4 सालों में। वो मैंडेट क्या था? अफगानिस्तान से ट्रूप्स वापस लाने, तालिबान से नेगोशिएट करना, इराक से फौजें वापस लाना, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाइना जो चोरी कर रहा था उसको रोकना, उस पर टैरिफ वार, उनको जो चाइना जिस तरीके से अपनी मनी मैनिपुलेशन के जरिए अमेरिकन इकोनॉमी से खेलता रहा है उसको रोकना, अनएम्प्लॉयमेंट 3.4% जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा आई, उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन उन्होंने एक्ट साइन किया, उसके बाद वो अपने जो जो प्रॉमिसेस थे, वॉल का प्रॉमिस था मैक्सिकन बॉर्डर पे, वहां से ड्रग्स आ रही है, माफियाज आ रहे हैं, एक MS-13 एक बहुत बड़ा एक गैंग है यहाँ पे अमेरिका में, और हमारे हर टाउन अमेरिका में इस वक्त ड्रग सबसे बड़ा इशू है, वो सदर्न बॉर्डर से आ रहा है, उसको डिलीवर करना। आईएसआईएस को खत्म किया, सुलेमानी के पीछे गए, अनलिमिटेड लाइन ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स विद इन 4 इयर्स। या एक एशियन या एक यूरोपियन जब अमेरिका को देखता है तो हमें यहां से देख के हम देखते हैं कि वहां पे क्या तस्वीर नजर आ रही है। अगर अमेरिका में जो है वो लोग सड़कों पे आए हों, कोविड-19 भी हो और फसादात भी हो रहे हों, तो एक अच्छी पिक्चर तो नहीं गई। तो फिर आप कैसे कह सकेंगे लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने कंट्रोल किया? इसका जवाब सबसे पहले तो मैं ये देना चाहूंगा, जो जवाब आपने बताया कि नस्ली फसादात, सितंबर 11 हुआ है यहाँ पे। सितंबर 11 के सारे हाईजैक जो थे वो मुसलमान थे, नंबर वन। यहां आना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में अगले दिन खुद कहा कि फौज के जनरल आज भी जंग चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट। ईरान ने अनमैन ड्रोन गिराया, अगले दिन पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप विल रिएक्ट, अमेरिका विल रिएक्ट अगेंस्ट ईरान। उन्होंने कहा था नहीं, हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हम जानी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे अमेरिकन आर्मी जनरल्स स्टिल वांट अ वॉर इन अफगानिस्तान, दे वांट टू हैव अ वॉर विद ईरान एट द सेम टाइम। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन बड़ी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया। वो ये था कि हर आर्मी जनरल जब रिटायर होता है आर्मी से, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के बोर्ड पे चला जाता है, वहां से बड़ी बड़ी तनख्वाहें और बारात लेते हैं। और उन्होंने कहा था हर सोल्जर मेरे साथ है, लेकिन आर्मी जनरल्स मेरे साथ नहीं है, क्योंकि ये एक चेंज है, ये रियल चेंज है। डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू रिफॉर्म। कहूंगा कि यहाँ पे मेरे पाकिस्तानी भाई मुसलसल उसकी बैंड वैगन पे चढ़े हुए हैं। बाइडन, कैमला हैरिस। कैमला वो तो वैसे भी वो अपने आप को इंडियन कहती है और इंडिया के साथ ही इंडियन पिक्चर अपने बनवाती है। पता नहीं हमारे पाकिस्तानी क्यों उसके इतने आशिक हो चुके हैं। लेकिन मैं छोटा सा जो बाइडन की ये बात बताऊं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानियों ने नारा लगाना कुछ ने शुरू कर दिया कि कश्मीर आजाद कराएगा जो बाइडन। और मैं उनको कहता हूं यार, अभी रिसेंटली उसने 8 साल छोड़े हैं,
बराक ओबामा के साथ, उस वक्त कश्मीर की बात उसने नहीं की। सबसे ज्यादा बॉम्बिंग ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में ओबामा पीरियड में हुए हैं। आप गूगल करके देख लें, ओबामा अपनी कैंपेन में कहते रहे कि इफ ही विंस द इलेक्शन ही विल बॉम्ब पाकिस्तान। ये गूगल करके देखें चीजें। अब कैमला हैरिस की तरफ आए, मैं छोटा सा एक लास्ट मिनट में बताना चाहूंगा। कैमला हैरिस इतनी वीक कैंडिडेट थी, जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं इनके साथ, वो सिर्फ 2% वोट ले एनर्जाइज कर सकी लोगों को, सिर्फ 2%। उन्होंने कैंपेन में अपनी बहन को कैंपेन मैनेजर बना दिया, नंबर 1। आखिरी एक मैं एक उसके बारे में एक आपको ये तोहफा देना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों को, देखने वालों को। एक बंदे का नाम तरलोचन ओबराय है। जब ये अटॉर्नी जनरल थी कैलिफोर्निया में, वो तरलोचन ओबराय एक सिख था, उसकी दाढ़ी थी, उसने जॉब अप्लाई की प्रिजन सिस्टम में। और कैमला हैरिस की एक स्टेटमेंट बहुत मशहूर है, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि तरलोचन शुड पिक अप आइदर हिज फेथ और लाइवलीहुड। एक, अगर उसको तरलोचन ओबराय की दाढ़ी पसंद नहीं थी तो मुसलमानों की दाढ़ियों का क्या करेगी वो? ये मुसलमान किस बैंड वैगन पे जाएंगे? आखिरी इसका मैं स्टेटमेंट ये दूंगा, मेरे भाइयों को डेमोक्रेट पार्टी को गूगल करना चाहिए, हु इज बॉबी जिंदल एंड निक्की हेली, बोथ रिपब्लिकन, बोथ गवर्नर थे स्टेटों के, बोथ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। दूसरी साइड पे जब डेमोक्रेट पार्टी माइनॉरिटीज की बात करती है, सबसे पहले माइनॉरिटी उनके टेबल पर अफ्रीकन अमेरिकन, दूसरी माइनॉरिटी हिस्पैनिक अमेरिकन। आप उनके किचन टेबल पे नहीं है, रिगार्डलेस जो कर लें, रिगार्डलेस। अफसोस के साथ कहता हूं, मैं सबसे बड़ा मैसेज आपके चैनल के जरिए देना चाहता हूं। मुझे दुख है कि 2016 में नामो निशान नहीं था रिपब्लिकन पार्टी में इंडियंस का, वो भी सारे डेमोक्रेट थे। इस वक्त दे हैव टेकन ओवर। मुझे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो कैंपेन में आ रही है, वो इंडियन वॉलंटियर और इंडियन लॉबी की तरफ से आ रही है। अफसोस के साथ मैं देखता हूं, मुझे अपना फ्यूचर ताबनाक नजर नहीं आ रहा। वॉशिंगटन पोस्ट आपको पता होना चाहिए किसकी है, जो बेजो की है, अमेजॉन वाले की। अमेजॉन इस वक्त दुनिया की जो बेजो है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। इसी तरह अगर आप सीएनएन देखें, उसके पीछे भी एक कॉर्पोरेशन है। उसके बाद आपने फॉक्स की बात की, फॉक्स इज नॉट अलाइंड विद द प्रेसिडेंट, वो भी ऑलमोस्ट आधा आधा है, लेकिन इनके पीछे सारे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान है। आपके सारे एंकर इस वक्त यूट्यूब पे बैठ के क्यों बातें करते हैं? क्योंकि चैनलों पे बातें नहीं कर सकते। आपके मोदी के इंडिया के मीडिया को गोदी मीडिया क्यों दिया गया है? वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ये जस्टिफाई नहीं कर रहा मीडिया इस वक्त। जब ये गोदी मीडिया, ये फला मीडिया, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, दूसरे चैनल लोगों का एतबार पूरी दुनिया में मीडिया से उठता जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कसूर नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक। अभी मैं अगला सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं तारड़ साहब, वो मुस्लिम्स फॉर ट्रंप है, वो आपकी कंपेन भी है, आपने कहा भी, और आपने वो जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हुआ था उसमें भी ये कहा। ये पहले तो बात है कि हमें बताएं मुस्लिम्स फॉर ट्रंप क्या है, और ये क्या मुसलमानों को, वो जो एक इमरान खान ने यूएन में स्पीच की थी कि इस्लामोफोबिया है और मुसलमानों को नेमिंग एंड शेमिंग एंड ब्लेम किया जाता है, उसके हवाले से आप भी इसका हिस्सा है, मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, बल्कि आप इसको लीड कर रहे हैं। तो क्या आपने इस हवाले से काम किया है कि मुसलमानों की इज्जत बहाल हो सके? लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन की सपोर्ट बहुत कम है। मेरे साथ दूसरे मुसलमान जरूर हैं, मिडिल ईस्टर्न हैं, पुराने जो यहाँ पे मेरी एज के लोग जो मुसलमान हैं, वो रिपब्लिकन थे, वैल्यूज में बिलीव करते हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है मुझे। लेकिन ये मैं आप क्वेश्चन आपने ये किया है, आप अभी कभी इस्लामिक मुस्लिम उम्मा को देखें जरा। अगर उसका कॉन्सेप्ट है, मेरी नजर में तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम उम्मा खत्म हो चुकी है। आप स्टेट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज देखें, आप उनकी पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड देखें, उनका अपने मसाइल के ऊपर इकट्ठा होना देखें। आपके क्या ख्याल में अमेरिका में वो डिजर्व करते हैं सारा कुछ, ये कि उनको फ्रंट सीट पे आगे जगह दी जाए उनको? मेरे लिए ये सारी चीजें, ये मेरा हिस्सा है। हाँ, उसका जवाब ये है, जो एंटी इस्लामोफोबिया डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर इस्लाम लगाया जाता है कि इस्लाम के खिलाफ है। उनका पहला इंटरनेशनल दौरा सऊदी अरेबिया का था, फिर उनके दूसरा इंटरेस्ट था मिडिल ईस्ट पीस के बारे में, तीसरा उन्होंने अभी अगले दिन फिर पीस प्रोसेस की बात की है। उन्होंने फिर उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान अपने आर्मी जनरल्स के विल के अगेंस्ट जाके तालिबान से नेगोशिएशन फिर दोबारा शुरू कर ली, और उसके बाद आप नाराज नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस के साथ स्टेट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, आई एम नॉट प्लीज्ड विद इट, स्टेट ऑफ
they need to be organized, they need to be educated. Majority of the countries, Islamic countries, they don't have no fundamental rights. और इस तरह चलाए जाते हैं, वहां गवर्नेंस हो रही है जिस तरह फैमिली की चाबियां वालिद बेटे को देता है, बेटा आगे बेटे को देता है। ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना राइट्स है, ना पता है आगे कहां जाना है, ना पता पीछे। अपने इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। 7 कंट्रीज ने जब बुला के मोदी को हाईएस्ट अवार्ड दिया था, मुझे उसी वक्त ही अंदाजा हो गया था व्हाट इज द स्टेट ऑफ मुस्लिम उम्मा। ज्यादा इसको चाइना को विल होल्ड देम अकाउंटेबल। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, सबसे पहले तो उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट को वुहान जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? अमेरिकन साइंटिस्ट वहां जाना चाहते थे, उनको इजाजत क्यों नहीं दी गई? $400 मिलियन पैकेज दिया जाता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने फेवर दी। डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइजरी टू चाइना, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ खड़ी रही है। इन चीजों में, और एक और बात बताऊंगा, एक भी डेथ अमेरिका में ऐसी नहीं हुई जिसमें कहा जा सके कि वेंटिलेटर की वजह से बंदा मर गया, बेड ना होने की वजह से बंदा मर गया। लेकिन आपके साथ ये भी करना चाहूंगा, कहते हैं जिस मुल्क को तबाह करना हो उसमें 2-3 चीजें कॉमन आप करें। एक तो उस वहां के रहने वालों को वहां की पुलिस और वहां की फौज के खिलाफ कर दें। तीसरा, उसके इलेक्शंस को रिग कर दें। वो कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड से थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा, डेवलपिंग कंट्री। तो ये अमेरिका में। अच्छा, अब सर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, पाकिस्तान फैक्टर। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप साहब, जिन्होंने पहले आते ही, मुझे याद है क्योंकि मीडिया पे आना जाना रहता है, तो ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान के बारे में पहली ट्वीट की ना, वही एंटी पाकिस्तान थी। उन्होंने कहा छड़ांगे नहीं पाकिस्तान नो। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डला। मैंने यहाँ पे बहुत सारे अमरीकियों से भी पूछा इस्लामाबाद में कि भाई क्या होगा, उन्होंने कहा जी वही होगा जो ट्रंप साहब का प्लान है। बाद में उन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए, हमारी मदद करो वहां पे, और फिर पाकिस्तान ने मदद भी की। फिर खान साहब अमेरिका भी गए। अब क्या समझते हैं कि पहले साल डेढ़ को छोड़ के अभी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं, और अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो क्या ये पार्टनरशिप आगे चलेगी, या जिस तरह आप समझ रहे हैं कि हमारी कोई इतनी सिस्टमैटिक प्रेजेंस नहीं है अमेरिकन सिस्टम के अंदर, तो हमें प्रॉब्लम्स ही रहेंगे? देखिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रो अमेरिकन, अमेरिका फर्स्ट उनका स्लोगन था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर वो खड़े रहे हैं। देखें ना, इसी को लीडरशिप कहते हैं कि पहले रिलेशनशिप और थे, लेकिन अब जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने लेटर भी लिख लिए। उन्होंने खान साहब को यहां भी बुला लिया। उन्होंने कहा भी कि अब आई ट्रस्ट इमरान खान, आई लव पाकिस्तान। इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले लेने। ये उन्होंने इसी तरह किया और वो करते रहेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की प्रेजेंस इन वॉशिंगटन डीसी। मैं बड़ी दफा कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन डीसी में एटलीस्ट 50 साल पीछे है, और मैं ये नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न मार के चाइना ब्लॉक में चला गया, जो कि मेरे ख्याल में वाइज नहीं है। 72-73 साल के रिलेशनशिप को यकलत कोड नहीं करते, आखिरी विंडो खुली रखते हैं, ब्रिजेस बर्न नहीं करते। और दूसरा मैं ये कहूंगा, मैं बल्कि ये भी एक, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जब भी दी है, एड दी है, ग्रांट दी है। चाइना जब भी देता है, लोन देता है, और उसके टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप नेशनल असेंबली में डिस्कस भी नहीं कर सकते। वजह सबसे बड़ी क्यों हम गए हैं वहां चाइना, वो किकबैक्स है। आप टर्की क्यों गए हैं? किकबैक्स है। आपकी सारी लेबर जो है वो दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही हैं, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको कि लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी टर्किश कंपनियों को दिया जाता है। अपनी लेबर धक्के खा रही है सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट में। आप खुद समझ जाएं कि ये आप सभी ने, लेकिन मैं समझता हूं आपको तो चोई साहब इशारा ही, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में क्या पक रहा है। पाकिस्तान को कोरोना कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करप्शन आपकी तबाह कर देगी। आपका कल्चर इस वक्त बन चुका है कि किसी शरीफ अफसर को लड़की का रिश्ता नहीं देते। आपको यह कल्चर तब्दील करना पड़ेगा। आपका दूध बेचने वाला भी करप्ट है, आपका फ्रूट बेचने वाला भी करप्ट है, आपका एमएनए जो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के 2 डाले कलाशनकोफों के लेके फिरता है, ये सियासत नहीं है। ये कल्चर तब्दील होना चाहिए। आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, तब पाकिस्तान बचेगा। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आप मुझे छोटी सी पूछता हूं बात, कोई लड़का बीएससी करे, अभी बीएससी करता है किसी चीज में, अच्छे सब्जेक्ट में,
फॉरेन ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है, वो फॉरेन कनाडा भाग जाता है वो। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, मुझे ये बताएं, आपके 18-18, 19-19 ग्रेड के अफसर हैं, उनके बच्चों की फीसें अमेरिका में किस तरह दी जाती है? मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट की उनके बच्चे बीवियां फॉरेन नेशनल कैनेडियन सिटीजन। आपके सिर्फ 16 लोग नहीं बाहर से गए, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके जितने पैसे वाले हैं, सबके बच्चे और बीवियां फॉरेन सिटीजन है। आप ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल आपको सही है अपना ये। होमवर्क करना पड़ेगा। आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, आप चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी फाउंडेशन ठीक करनी पड़ेगी। वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पार्टी रूलिंग है जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है। इंसाफ किया 2 साल में इस पार्टी ने। इस पार्टी ने, मैंने आपको ये बताऊं, जो अगले दिन मोटरवे पे हुआ है, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठे, ये खबरें मुझे मिल रही हैं, पता नहीं अब ठीक है कि नहीं, कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। वो जो आबद मल्लिक भाग रहा है, 4 दफा पुलिस ने उसको छोड़ा है। मुझे यहां तक डीसी में खबरें मिल रही हैं कि हो सकता है उसको गोली मार दी जाए। इसको आप डोनाल्ड ट्रंप पे ब्लेम करेंगे? आपकी गवर्नेंस, अब कौम हार चुकी है। 25 करोड़ लोग मायूस हैं, और मायूसी गुनाह है इस्लाम के मुताबिक। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इज अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेते हैं। आपको सोचना पड़ेगा आप कहां जा रहे हैं। ट्रू, ये है मेरी बात। मैं इस बात में एग्री करता हूं कि वी हैव टू लुक इनवर्ड, अंदर देखेंगे, वहां से चीजें ठीक होंगी, फिर दुनिया भी हमारी मदद करेगी। अभी इसमें आखिरी सवाल जो करना है मैंने, वो सर इंडिया फैक्टर है। आप क्या समझते हैं कि जो एक नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इंडियंस के लिए अपना एक इमेज क्राफ्ट किया ग्लोबली, कि मैं जी पूरी दुनिया मुझे रिसीव कर रही है, ट्रंप इंडिया आए, फिर उन्होंने वहां पे इलेक्शन हौदी मोदी किया, और फिर इधर भी आए, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रंप के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमें इसकी समझ है? हम अक्सर कहते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान के जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हमारी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है अमेरिका के साथ। हमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज आवर एलाय एंड इंडिया इज आवर फ्रेंड, तो वो तो हमें समझ आती है इन चीजों की कि ये चीजें हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो फैक्टर है, एक तो इसको 2 सवाल को मैं 2 हिस्सों में करना चाहता हूं। एक तो ये बताएं कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में, और दूसरी बात ये है कि हमें पाकिस्तानियों को, इंडिया को जो है वो हमें पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे अमेरिका में, तो इससे पाकिस्तानियों को कैसे कोप अप करना, वो चाहते होंगे कि पाकिस्तानी आइसोलेट हो, वहां मेन स्ट्रीम ना हो। क्या ये फैक्टर दोनों पाए जाते हैं सर? इस पर जरा बताइए। यहां पे मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि अमेरिका में आपको सोमालिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं, यहां पे आपको इथियोपिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं। इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। यहाँ की आप जितनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मास्टर कार्ड है, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है, वहां एक काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तानी। ये लम्हा फिक्री है। सही है। एक दूसरा, उसमें मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मैंने कहा है कि मोदी, इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको। मोदी साहब बात करते हैं, मोदी साहब आज आग लगा दें इंडिया को, वो तब भी कहेंगे कि मोदी साहब ने बड़ा अच्छा किया है। मोदी साहब के स्टैचूज बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे उनके नाम पे, क्योंकि 700 साल बाद हिंदुओं को फुल फ्लैज पावर मिली है, और अनफॉर्चुनेटली पावर उस पार्टी को मिली है जिसका मैंडेट हिंदुत्व है, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली है। इस वक्त अमेरिकन इंडियंस और इंडिया में रहने वाले इंडियंस, दे आर इन स्टेरॉइड्स। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहां पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, जो हालात हैं। निक्की हेली, बॉबी जिंदल, और जिस तरीके से कैंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है, पाकिस्तानी अबैंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। पाकिस्तान हैज अबैंडन अमेरिका, पाकिस्तानीज हैव अबैंडन, वो अभी सियासत में नहीं है। वो सवाए एक दूसरे के साथ यूट्यूब पे और एक दूसरे के साथ फेसबुक की लड़ाइयों पे, ट्विटरों से आगे अभी तक नहीं जा सके। और वो इनको सीखना ये चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा इशारा है, आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखें, शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप ट्वीट के ऊपर कश्मीर का नाम लिखें, शाम को आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा। उनकी पावर देखें आप। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आप वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं, आपके बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर।
तो आप तो वो वार वो शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं। आपको तो, आपके तो फेसबुक अकाउंट ही सब किसी के हाथ में, आपकी तो ट्विटर अकाउंट ही किसी के हाथ में, तो आप उस वॉर में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, हाइब्रिड वॉर में और 5th जनरेशन वॉर में? ये सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन, मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए मुस्लिम अमेरिकन, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा, वरना आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। ये क्योंकि मैं देख चुका हूं, ये बिल्कुल, ये मैं क्लियरली देख रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात में देख रहा हूं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन अंदर सब खोखला है। मुझे कल पता चला है कि F6 F7 में डाके पड़ रहे हैं और क्राइम रिपोर्टिंग ना उसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ना उसको पुलिस रिपोर्ट कर रही है। अगर F6 F7 इस्लामाबाद का रेड जोन है, मैं आपकी इतला के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं, ये हालात हैं अगर पाकिस्तान के, तो मैं यहां बैठ के वॉशिंगटन डीसी में या रो सकता हूं या दुआएं खैर कर सकता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जारी बात है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तारड़ साहब, आपको पता है कि पिछले 70 सालों से अनफॉर्चुनेटली हमने जंगें लड़ी हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई इतनी जंगें लड़ी, हमारी इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकी, हमें इतने ज्यादा चैलेंजेस रहे। अभी गवर्नमेंट ये चाहती है, अभी स्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, अभी सब लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें। और इस पे ये जो हम हर बंदा जो एक, जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने पूरी दुनिया में अपना क्लाउड बनाया, ये क्लाउड बनाना पड़ेगा, अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, इन चीजों को प्रमोट करने पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका ट्विटर हैंडल और आपका फेसबुक ही हमारे हाथ में नहीं है, हमें जब मर्जी वो वहां से बैठ के सस्पेंड कर दें। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये लॉन्ग टर्म गेम है। क्योंकि अभी चीन और भारत की लड़ाई में, चोर साहब, जो बात सामने आ रही है, वो चीनी कहते हैं कि हमने तो इनसे फिजिकल लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई तो होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो लड़ाई कहीं और होनी है, तो वहां पे हमें तैयार होना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। उस पे मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा सर। इंडिया कुछ थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है, ऑलमोस्ट 1-2 स्टेटें कब्जे में करके बैठा हुआ है। चाइना वो नहीं छुड़ा सकता। चाइना लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने चला रहा है वहां पे बॉर्डर पे। और अगली बात बताना चाहता हूं आपको, चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसकी बात यह है, एक चाइनीज सोल्जर मुझे बता दें जो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए 10,000 मील अपनी जंग लड़ रहा हो। आप मुझे ये बता दें सिर्फ चाइनीज की कितनी बार अपने चाइना से बाहर मिलिट्री आर्मी बेसिस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक है सिर्फ, और वो कहां है? जिबूती में। जिबूती। आपने सारे अंडे आपने पकड़ के उस बास्केट में डाल दिए। मैं फिर उसका क्या कहूं? और मैं ये एक बात जो कंक्लूजन के तौर पे कहूंगा, जो सब 73 साल के डाके हैं, 73 साल, इन सारे डाकों में ये मेरी गुजारिश है, सारे पाकिस्तानी थे, उनमें कोई भी ब्रिटिश नहीं था, कोई भी फ्रेंच नहीं था, कोई भी अमेरिकन नहीं था। आज भी आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके सारे सियासतदान पाकिस्तानी है, सबके इस्लामिक नाम है, सभी कलमा गो हैं। ये अब लम्हा फिक्रिया, इससे आगे कहां जाएंगे आप? वो एक तारिक अजीज साहब की एक फिक्रा होता था, मुझे भूलता नहीं है, वो कहते थे गलती गुंजाइश निश्ता। तारड़ साहब, एक आखिरी छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में आया चाइना का। ये जारी बात है कि ये वुहान के बाद और कोविड के बाद चीन की रेपुटेशन अमेरिका में तो वो नहीं होगी, बड़े कंट्रोवर्शियली देखा जाता होगा। तो जो चीन की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, CPEC और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो जनरल पब्लिक या जो पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिशियंस, अमेरिकी पॉलिटिशियन से आपसे राब्ते होते हैं, तो आपने कभी पल्स ली है कि जो चीन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इसको कैसे देखा जाता है? काइंडली इस पर जरा थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, आपके क्या ख्याल में ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? CPEC की सड़कें पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? लेकिन क्यों बनाई गई? क्योंकि किकबैक्स दी गई। 2 लोग मुझे खास तौर पे मुझसे यहां मिलने आए, एक दफा पाकिस्तान का रोना रोने आए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के एक हेड थे, वो आए जो ट्रकिंग के साथ थे, कि वो कह रहे थे कि ग्वादर तक ट्रकिंग जो सारी आएगी चाइना की आएगी, तो फिर हम कहां जाएंगे। दूसरा, एक दफा मेरे साथ यहां रोने कुछ लोग आए कि पाकिस्तान में चाइनीज को पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने के राइट्स दिए जा रहे हैं, उसको नेगोशिएट किया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो ये, मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है? कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन देखें, जो फैसला करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा।
लेकिन अफसोस की बात यह ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया आपको कि आपके हर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का बच्चे कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन है, उनको वो पाकिस्तान में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते। फैसले किस तरह करेंगे पाकिस्तान? मैं वैसे तारड़ साहब यहाँ पे आप थोड़ा डिफर करूंगा। मैं समझता हूं कि देखिए इसके दो तीन पहलू हैं। चीन ने एक तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना था और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें और वो भी ठीक करना चाहिए था। वो हमें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था चौर साहब। ये मैं समझता हूं कि ये एक तो चीज हमें चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि जब इतने बड़े पैमाने पे एक्टिविटी हो और चीन जैसा मुल्क जो जहां पे सिस्टम ओपैक है, क्लैरिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो जारी बात है कि वहां पे भी इश्यूज हमें आते हैं। इस बात को अगर मैं अमेरिका पे ले जाऊं तो आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे, वो कहते थे जो हमें अमेरिका यूएस एड आती है उसमें 40% तो वापस चला जाता है। उनके अदारों की खाते इतने ज्यादा हैं कि वो खुद और तरीकों से वापस ले जाते हैं। नहीं, मैं बस बताने लगा हूं कि जारी बात है कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगी तो उसमें कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स इश्यूज तो होते हैं और वो होंगे और हैं। उसका चॉइस थोड़ा सा जवाब ये दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं वो जरदारी को घसीटूंगा, बाहर से पैसा लेकर आऊंगा। इमरान खान साहब अभी तक कहते रहे हैं कि आखिरी दिन तक, मुझे कल किसी ने एक जोक बना के भेजा असेंबली की तकरीर का कि उनके वजीर और खान साहब खुद कहते रहे कि बाहर से पैसे लेकर आए। मैंने अगले दिन एक छोटा सा हमें जज्बात में आया कि चैलेंज कर दिया। मैं कहा खान साहब आपके सारे बिलियनर आपकी टेबल पे कैबिनेट में है, आप थोड़े थोड़े इनसे पैसे लें तो IMF का कर्जा खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप टोटल यहां पे आप आए, और मैंने बल्कि जज्बात में आके कहा कि आप हमारे टैक्सी ड्राइवरों की जेबों पे क्यों नजरें, आप जब हमारी बच्चियों की इज्जत नहीं बचा सकते वहां पे। आपने हमसे ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे लेके शौकत खानम हस्पताल बना लिया, आप अपनी टेबल पे क्यों नहीं लोगों से पूछते? जहांगीर तरीन साहब की दौलत का अंदाजा आपको है कितना है? आप उनसे पैसे क्यों नहीं लेते? मेरी समझ से बाहर है। आप आज भी अभी कह रहे हैं कि पैसा बाहर से लेके सड़कें बनानी, आप अंदर का पैसा जो बाहर गया वो क्यों नहीं वापस ला पा रहे अभी तक? वो लाए ना पैसा आप। टैक्सेशन को आप मुझे ये बताएं कि हर गरीब आदमी को चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, जो डाकू बैठे जो टैक्स नहीं दे रहे आपके बिजनेसमैन, वो क्यों नहीं आप रिसीव कर रहे? मदीने की रियासत में दो कवानीन क्यों चल रहे हैं वहां पे? आप उन चीजों के बारे में सोचें। चाइना अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। मैंने अर्ज की थी 73 साल से लेकर आज तक जितने डाके मारने वाले, मरवाने वाले, सारे पाकिस्तानी थे, सारे मुसलमान थे। उसमें आप बाहर नहीं, आप होमवर्क करें। चोसा पहले आप होमवर्क के बगैर आपकी ना बाहर इज्जत होगी, ना आप अंदर से गवर्न कर पाएंगे। और पुलिस रिफॉर्म, खान साहब कहते रहे पुलिस रिफॉर्म, किधर गई वो पुलिस रिफॉर्म? वो बाहर से ऐसा कह रहे थे लेकर आएंगे, वो किधर गया? मुझे आज तक आप दुनिया में एक मिसाल बताएं कि जहां पे एक मुलजम नहीं, मुजरम, उसको लंदन भेज दिया जाए। या तो खान साहब को चाहिए था कि पाकिस्तान की जेलों में जितने शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनको भी छोड़ दें, फिर उनको भी बाहर निकाला जाए। अब ये आपकी सियासत में प्रेसिडेंट बनेगा। ये आने वाली नस्लें देखेंगी कि मारो डाका और बाहर निकल जाओ, लंदन में अपनी बैठ के बारी का इंतजार करो और फिर वापस आ जाओ। खान साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज या तो रियासत मदीना का नाम लेना छोड़ दें, वो बहुत पाक जगह थी, या फिर तराजू हाथ में पकड़े। इस तरह काम नहीं चलेगा। 25 करोड़ लोग मायूस हैं, मायूसी गुनाह है खान साहब। ये मेरी गल। बिल्कुल।